20वीं शताब्दी में अंतिम चरण में जिन महान उदारवादियों ने अपने ज्ञान, उत्साह, त्याग, स्फूर्ति और साहस को ज्योतिर्मय किरणों से भारत में नवीन राजनीतिक चेतना तथा मानवीय संवेदन को जन्म दिया तथा नूतन आशाओं एवं विश्वासों को भारतीयों में प्रसारित करने का प्रयास किया, उनमें गोपाल कृष्ण गोखले का नाम महान श्रद्धा और आदर से लिया जाता है। उनकी महानता का आभास इस बात से भी किया जा सकता है कि वे युग पुरुष, अहिंसा के परम पुजारी व मानवता के उद्धारक थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे और उनकी राजनीतिक विचारों से प्रभावित होकर ही उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन उन्हीं के पच्चीनों पर चलकर आरंभ किया। महात्मा गांधी अपनी सफलता का श्रेय उन्हें देते हैं। उनके विषय में गांधी जी लिखते हैं कि यदि फिरोज शाह मेहता हिमालय की तरह ऊंचे हैं और तिलक सागर की भांति गहरे, तो गोखले मुझे पावन गंगा की भांति पवित्र दिखाई देते हैं, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। उनका स्थान जो मेरे हृदय में है वह अपूर्व है। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, महादेव गोविंद रानडे आदि ख्याति प्राप्त उदारवादियों में गोखले एक प्रखर राजनीतिज्ञ थे। उनकी श्रेष्ठता प्रतिभा का आकलन मैनचेस्टर में उनके राजनीतिक भाषण के उपरांत नेशन नामक समाचार पत्र की प्रतिक्रिया से जाना जा सकता है। समाचार पत्र में लिखा, इंग्लैंड में गोखले के तुल्य कोई कूटनीतिज्ञ नहीं है और गोखले स्वयं एकीवत अर्थात तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री से भी महान है। उनकी कोई सानी नहीं है। राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी नेताओं को सामान्यतः आराम कुर्सी के राजनीतिज्ञ समझा जाता है। गोखले में तो ऐसी कोई बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती। देश के प्रति अटूट निष्ठा, तप, त्याग, लगन और सतत परिश्रम में वे राष्ट्रीय आंदोलन के अन्य किसी भी नेता से पीछे नहीं थे। तिलक के शब्दों में, वे बहुत छोटी सी अवस्था में ही उन्होंने आपको देश के लिए पूर्णतः समर्पित कर दिया और विविध रूपों में देश को अपरिमित सेवा दी। उनके जीवन परिचय के लिए ऐसे महान प्रतिभा को इस धरा पर अवतरण 9 मई 1866 को हुआ। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के कोतलुक नामक ग्राम में हुआ। 13 वर्ष की आयु में पिता का देहावसान हो जाने के कारण शिक्षा प्राप्ति के लिए भी उन्होंने कठोर संघर्ष किए, परंतु दिल, दिमाग, चिंतन, लगन व अथक परिश्रम से अभूतपूर्व क्षमता उनमें थी और इसीलिए 1884 में अल्प आयु में ही उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे में स्नातक की उपाधि अर्जित की और 1886 में फर्ग्यूसन कॉलेज में इतिहास और अर्थशास्त्र में वे प्राध्यापक नियुक्त हुए। इसी कॉलेज के प्रिंसिपल के पद पर आप सेवा मुक्त हुए। गोखले गणित में विशेष योग्यता रखते थे और आंग्ल भाषा से भी उनका काफ़ी लगाव था। एडमंड बर्क की पुस्तक रिफ्लेक्शन ऑन द फ्रेंच रेवोल्यूशन को कंठस्थ उनको याद था। बर्क अपने समय के प्रख्यात वक्ता थे और भाषा पर उनका अधिकार था। बर्क अंग्रेजी रूढ़िवाद के प्रमुख विचारक थे। अतः गोखले ने बर्क से केवल भाषण कला की प्रेरणा ही नहीं ली, वरन बर्क के रूढ़िवाद को भी अपने विचारों में अपनाया और क्रांति विरोधी विचारों का सूत्र बर्क के विचारों से ही संबंध था। राजनीति में प्रवेश। गोखले ने अपने जीवन एक शिक्षक के रूप में आरंभ किया और 22 वर्ष की अल्प आयु में ही अपना राजनीतिक जीवन आरंभ कर दिया।
वे बॉम्बे विधानसभा के सदस्य मनोनीत हुए। इससे पूर्व वे महादेव गोविंद रानाडे के प्रभाव में आ चुके थे। अतः रानाडे के निर्देशन में ही उन्होंने सार्वजनिक जीवन आरंभ किया। गोखले उनको अपना गुरु मानते थे और उनके बताए शांति मार्ग पर ही वे आजीवन चलते रहे। रानाडे के संरक्षण में गोखले ने संवैधानिक कार्य प्रणाली को सीखा और सार्वजनिक कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से संबंधित रहे। रानाडे ने उन्हें शासन के प्रति ज्ञापनों और याचिकाओं का भार सौंपा, जिसमें सार्वजनिक हितों को प्राप्त करने की मांग पूरी हुई। इस कठोर कार्य को उन्होंने बखूबी निभाया। वे पूना की सार्वजनिक सभा के सचिव बने। फर्ग्यूसन कॉलेज के विस्तार एवं विकास के लिए उन्होंने धन एकत्रित किया। महाराष्ट्र का दौरा किया, इससे वे महाराष्ट्र के लोगों के संपर्क में आए। इसी कॉलेज के माध्यम से वे तिलक के संपर्क में आए। तिलक को वे अत्यधिक श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे, परंतु उनके विचारों से सहमत नहीं थे। आगरकर के प्रभाव में थे, जो तिलक के विचारों के विरोधी थे। इसीलिए 1896 में जब तिलक ने पूना की सार्वजनिक सभा पर अपना प्रभाव स्थापित किया, तो गोखले ने त्यागपत्र दे दिया और उसके उपरांत रानाडे के मार्गदर्शन में डेक्कन सभा की स्थापना की। गोखले की इंग्लैंड यात्राएं व अंग्रेजों से संपर्क भी काफ़ी बना रहा। उनके द्वारा कांग्रेस की सदस्य के बाद 1889 में स्वीकार कर लेने के बाद मंत्री बनने का सौभाग्य भी मिला। 1897 में भारतीय जनता के प्रतिनिधि के रूप में भारतीय व्यय पर गठित वेल्बी कमीशन के सामने गवाही देने वे इंग्लैंड गए। कुछ समय पश्चात भारतीय दृष्टिकोण को समझाने की दृष्टि से 1905 से 1914 के अंतराल में उन्होंने इंग्लैंड की 7 यात्राएं की और ये मिशन काफ़ी सफल रहा। भाषणों में गोखले ने भारत की गिरती हुई आर्थिक अवस्था के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए अत्यधिक धन के अपव्यय को जिम्मेदार ठहराया। इसीलिए उन्होंने इंग्लैंड यात्रा के समय मार्ले से भी मिले और विचारों से वे काफ़ी प्रभावित भी हुए। पूना भयंकर अकाल की चपेट में जब था, तब उन्होंने ब्रिटिश सरकार की अपर्याप्त सहायता के कारण वहाँ की जब जनता उद्वेलित हो रही थी, इससे वे बड़े चिंतित हुए और उन्हें खबर लगी कि पूना में 2 अंग्रेज मौत के घाट उतार दिए गए और उनके प्रतिकार में गोरे सिपाही भारतीय महिलाओं का शील भंग करने में भी नहीं हिचक रहे। परंतु भारत लौटने पर वे उन्हें ये खबरें निराधार सिद्ध हुई। इस पर उन्होंने बम्बई के गवर्नर से लिखित में क्षमा याचना की। इस पर उनके विरोधियों ने उन्हें भीरू व राष्ट्र विरोधी तक बताया, किंतु गोखले ने क्षमा याचना करके अपनी स्पष्टवादिता तथा सत्यनिष्ठा का अद्भुत परिचय दिया। गोखले एक राजनीतिक के रूप में भी काफ़ी सफल रहे। के.एम. पनिकर ने गोखले को आधुनिक भारत का प्रथम कूटनीतिज्ञ बताया। 1902 में वे गवर्नर जनरल की विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए। वे वायसराय की लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य मनोनीत हुए। इस पद पर वे अपनी अलौकिक अप्रतिमेय प्रतिभा से ब्रिटिश सरकार व भारतवासियों पर अपनी अमिट छाप छोड़ते रहे। अर्थशास्त्र के ज्ञाता होने के कारण उनका बजट भाषण बड़ा प्रभावशाली होता था। इस पद पर रहते हुए उन्होंने निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने, नमक कर को समाप्त करने और राजकीय सेवा में भारतीयों को अधिक संख्या में नियुक्त करने पर जोर दिया। हालांकि गोखले ने कर्जन के प्रतिक्रियावादी सुधारों का घोर विरोध किया, तथापि कर्जन गोखले की विधायी प्रतिभा की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। उन्हें CIE की पदवी से अलंकृत किया गया। उनके संदर्भ में कर्जन ने कहा, यद्यपि मुझे अपने विधान परिषद में
गोखले के हाथों भारी आघात सहन करने पड़े थे, फिर भी मुझे किसी भी राष्ट्रीयता का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसकी संसदीय प्रतिभा उनसे अधिक हो। यह सफलता का गोखले की सफलता का रहस्य उनकी भाषण शैली, तथ्यों का चयन, मृदुभाषिता एवं विचारों की सौम्यता ही थी। कांग्रेस का अध्यक्ष भी वे बने। 1905 में उन्होंने बनारस में कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता के उत्तरदायित्व का निर्वहन करने में जिस प्रतिभा का परिचय दिया, उनकी प्रशंसा प्राय सभी कांग्रेसियों ने की। अध्यक्ष पद से उन्होंने 9 तात्कालिक मांगें प्रस्तावित की थी और ब्रिटिश सरकार से अनुरोध किया कि उसके द्वारा इन मांगों के शीघ्र पूर्ति के लिए प्रयत्न किए जाएं। उनके जीवन में यदि उन्हें किसी बात का आघात पहुंचा तो वह थी सूरत की फूट, जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उग्र दल और नरम दल में विभाजित हो गई। उन्होंने अपने जीते जी श्रीमती एनी बेसेंट के सहयोग से कांग्रेस को संगठित करने का भी भरसक प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य से अकाल मृत्यु के कारण वे अपने इस उद्देश्य को प्राप्त न कर सके। रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 12 जून 1905 को उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की भी स्थापना की। इस सोसाइटी के अंतर्गत उन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर देने वाले देशभक्तों को संगठित करने का प्रयास किया। गोखले इस संस्था के माध्यम से ही अपने विचारों को मूर्त रूप दे सके। इस संगठन के उद्देश्य भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की प्राप्ति, भारत तथा ब्रिटेन के संबंधों की अनिवार्यता तथा भारत में ब्रिटिश शासन की विधाता के बलिदान के रूप में स्वीकारोक्ति आदि थे। वे भारत के राजनीतिज्ञ तथा सार्वजनिक जीवन में ऐसे कार्यकर्ताओं को दक्ष करना चाहते थे जो धर्मनिष्ठ होकर जन सेवा का कार्य कर सकें। गोखले ने इसीलिए सोसाइटी की सदस्यता प्राप्त करने वालों के लिए कठोर अनुशासनात्मक प्रतिज्ञा के अनुरूप जीवन जीने का नियम निर्धारित किया। 1908 में जब ब्रिटिश सरकार ने दमन चक्र ने उग्रवादियों की लोकप्रियता को क्षीण कर दिया तो गोखले ने उदारवादियों के एकाधिपत्य को पुनः स्थापित किया। गोखले के प्रयत्नों से ही लॉर्ड मार्ले द्वारा सुधारों को क्रियान्वित करने का कार्य किया गया और पार्लियामेंट जो सुधार हैं वो भी किए गए। 1913 में इंग्लैंड में एग्जिल्टन कमीशन की बैठक में भी उनके द्वारा भाग लिया गया, लेकिन स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण वे वापस लौट आए और गोखले ने अपना अंतिम राजनीतिक वक्तव्य दिया, जिसे गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा कहकर पुकारा जाता है। इसमें गोखले ने प्रांतों की स्वायत्तता पर पूरा जोर दिया और उनका यह वसीयतनामा ही आगे चलकर मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की भूमिका बना। गोखले के जो उदारवादी विचार थे उनको हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे।